नमस्कार। मैं संकल्प दीक्षित, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महरौनी ललितपुर, आज आपको व्यवसाय फिटर के परिचय और फिटर के द्वारा सामान्य की जाने वाली कार्य क्रियाओं और सुरक्षा से संबंधित जानकारी प्रदान करूंगा। आइए हम बात करते हैं व्यवसाय ट्रेड फिटर के परिचय की। फिटर क्या है? आधुनिक युग मशीनरी का युग है। इसमें मशीनों के बहुत बड़े एवं बृहद रूप देखने को मिल रहे हैं, जहां छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम आज मशीनों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इन मशीनों को बनाने के लिए इसे असेंबली करना पड़ता है। छोटे कल पुर्जों को जोड़कर एक मशीन की आकृति प्रदान की जाती है। इस प्रकार जब कोई काम करते हैं, कार्य करने के लिए किसी मशीनरी का उपयोग किया जाता है, तो इन मशीनों को बनाने के लिए छोटे छोटे कल पुर्जों का प्रोडक्शन या उत्पादन किया जाता है। छोटे छोटे पुर्जों को लघु और कुटीर उद्योगों में लगी हुई मशीनों पर बनाए जाते हैं। लघु और कुटीर उद्योगों में प्रोडक्शन करने के बाद पार्ट्स को बनाकर एक स्टोर में या एक जगह जमा कर दिया जाता है। इन पार्ट्सों को जमा करने के पश्चात एक ऐसे कारीगर के पास भेज दिया जाता है जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में फिटर कहते हैं। फिटर एक ऐसा कारीगर है जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, असेंबली ड्राइंग के माध्यम से मशीनों को फिट करता है, उनका रखरखाव करता है, उनका मेंटेनेंस करता है और उनका संचालन पूर्ण करवाता है। वर्कशॉप में प्रायः कई प्रकार के फिटर कार्य करते हैं, जैसे बेंच फिटर, इलेक्ट्रिकल फिटर, इरेक्शन फिटर, पाइप फिटर आदि। किंतु आज के इस अध्याय में हम इस टॉपिक में केवल बेंच फिटर पर ही चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बेंच फिटर के क्या काम हैं। बेंच फिटर। बेंच फिटर एक ऐसा कारीगर है जो 75% कार्य हैंड टूल्स की सहायता से और 25% कार्य मशीनों के द्वारा संपन्न करता है और कार्य को पूर्ण करता है। अब हम बात करते हैं कि एक बेंच फिटर को कौन कौन सी कार्य क्रियाएं आना अति आवश्यक है। एक बेंच फिटर को प्रायः मेजरिंग यानी नाप लेना, नाप तौल करना, मार्किंग, उसके बारे में उसको मार्किंग करना, उसको मार्किंग के बारे में आना चाहिए। उसके बाद आता है कटिंग, उसको कटिंग टूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कौन सा कटिंग टूल उसको उपयोग करना है, उसको किस ऑपरेशन में किस क्रम से कौन सा टूल यूज़ करना है। उसके बाद आता है हैक्साइंग, फाइलिंग, चिपिंग, रीमिंग, टैपिंग, इंटरनल थ्रेडिंग, एक्सटर्नल थ्रेडिंग, बोरिंग, हॉर्निंग, लेपिंग एवं सामान्य शीट मेटल वर्क, सामान्य लेथ की कार्य क्रियाएं, सामान्य ब्लैक स्मिथी वर्क एवं सामान्य मशीन मेंटेनेंस के बारे में एक बेंच फिटर को जानकारी होना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं कि बेंच फिटर या वर्कशॉप में कार्य करते समय एक कारीगर को या कर्मचारी को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए।
सामान्यतः सुरक्षा एवं सावधानियों का अपना एक विशेष स्थान है। यदि हम सुरक्षा और सावधानी से काम नहीं करेंगे तो दुर्घटना घटने के प्रबल आसार होते हैं। अतः हमें पूरी जागरूकता के साथ, पूरी सतर्कता के साथ अपने कार्य को पूर्ण करना चाहिए। लापरवाही के कारण दुर्घटना घटित होती है। सबसे पहला कारण है लापरवाही। लापरवाही जैसे किसी भी प्रकार के कार्य करते समय हम किसी कार्य को ओवर कॉन्फिडेंस में आके कार्य करें या लापरवाही से कार्य करें तो दुर्घटना घटित होती है। सावधानी घटी और दुर्घटना घटी, ये दुर्घटना की सबसे बड़ी परिभाषा है। अतः सावधानी पूर्वक कार्य करें। लापरवाही करने से दुर्घटना घटने के बहुआयात चांस होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और उसको कार्य करते समय उसने जल्दबाजी में उसने लापरवाही से कार्य किया, प्रॉपर टूल यूज नहीं किया, उसको अनदेखा किया तो दुर्घटना घटित होती है। दूसरा कारण है अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता के कारण दुर्घटना घटती है। जैसे हमारा प्रॉपर ड्रेस में आना, अनुशासित ड्रेस में वर्कशॉप के अंदर कार्य करना, कड़े, टाई, बेल्ट आदि को नहीं पहनना, ये वर्कशॉप के अनुशासन में आता है। मफलर का उपयोग नहीं करना, लंबे बालों का उपयोग नहीं करना, ये वर्कशॉप के अनुशासन में आता है। मोटे तले के जूते पहनना, ये वर्कशॉप के अनुशासन में आता है। तो अनुशासनहीनता यानी यदि हम अपने पहनावे के अनुशासन में नहीं रहेंगे तो ये दुर्घटनाओं को निमंत्रण देता है। अतः अनुशासनहीनता करने से दुर्घटनाएं घटित होती हैं। श्रमिक की अज्ञानता यानी किसी कार्य के बारे में उसे जानकारी का ना होना और जानकारी ना होने के बाद उस कार्य को करना दुर्घटना घटने के पूर्णतः चांस को जन्म देता है या दुर्घटना को न्योता देता है। अतः इसीलिए कहते हैं कि जिस कार्य के बारे में हमें जानकारी नहीं हो तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है श्रमिक की अत्यधिक आत्मविश्वास अर्थात कारीगर का ओवर कॉन्फिडेंस। कारीगर या श्रमिक का ओवर कॉन्फिडेंस में आना कि यह कार्य तो मैं बार बार करता रहता हूँ, इसको हमने कई बार किया है, इसको तो हम आसानी से कर लेंगे, और उस ओवर कॉन्फिडेंस में आने के बाद वो लापरवाह हो गया और लापरवाही ने दुर्घटना को जन्म दी। इसलिए अत्यधिक आत्मविश्वास ही व्यक्ति को लापरवाह बनाता है और लापरवाही दुर्घटना को जन्म देती है। इस प्रकार अत्यधिक आत्मविश्वास से कार्य करने पर भी व्यक्ति को दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद आता है श्रमिक की कार्य में अरुचि या कारीगर की कार्य में अरुचि का होना, अर्थात किसी व्यक्ति की रुचि उस कार्य को करने में नहीं है और वो जबरन किसी प्रेशर में या किसी अन्य दबाव के कारण या उसका मन ना होने के कारण भी वह उस कार्य को कर रहा है, तो
उसके एब्सेंट माइंड होने के कारण वह उस कार्य को पूर्ण सतर्कता के साथ नहीं करेगा और दुर्घटना को जन्म देगा। अतः कार्य में अरुचि का होना भी दुर्घटना को जन्म देता है। इसके बाद है मशीन की खराब कंडीशन। मशीन की खराब कंडीशन होना भी दुर्घटना को जन्म देती है। जैसे हैंड टूल्स में फिटर द्वारा फाइल को टूटे हुए हैंडल के द्वारा फाइलिंग करना और वह बाद में यदि फाइलिंग करते समय निकल जाए तो फाइल का हैंडल हाथ को चोट पहुंचा सकता है, या बिना बेज के हैमर से चिपिंग करना या हैमरिंग करना तो वो ढीला होकर निकलकर दुर्घटना को जन्म दे सकता है। या ड्रिल मशीन पर कार्य करते समय जैसे प्रॉपर स्पिंडल में ड्रिल फिट ना करना या प्रॉपर कीवे से उसको टाइट ना करना, ये भी दुर्घटना को जन्म देता है। या किसी भी लेथ मशीन पर या किसी अन्य मशीन पर उसका कोई पार्ट खराब है और उससे जबरन उसको अनदेखा करते हुए उसको कार्य करना, ये भी दुर्घटना को जन्म देता है। अतः मशीन जब तक सही कंडीशन में कार्य करने लायक नहीं है, औजार सही कंडीशन में कार्य करने लायक नहीं है, उनसे कार्य नहीं करना चाहिए। यह दुर्घटना को जन्म देते हैं। अगला है श्रमिक द्वारा कार्य करने की विधि, अर्थात श्रमिक या कारीगर द्वारा प्रॉपर तरीके से कार्य ना करने का तरीका भी दुर्घटना को जन्म देता है। जैसे प्रॉपर तरीके से कार्य करने के लिए यदि कोई व्यक्ति या कारीगर कोई कार्य कर रहा है और उसे प्रॉपर तरीके से उसे पकड़ के होल्डिंग डिवाइस में पकड़ के उसको हैक्साइंग करना है या काटना है, और वो उसको ना पकड़ के किसी अन्य चीज़ से हाथ से पकड़ के यदि वो काट रहा है तो स्लिप होके हाथ में चोट लगने के आसार होते हैं। इसी प्रकार से किसी भी पार्ट को वाइस के अतिरिक्त किसी और चीज़ में होल्ड कर रहा है या दबा रहा है या पकड़ रहा है, वो तो प्रॉपर क्लैंपिंग का ना होना, प्रॉपर तरीके से औजारों का यूज़ ना करना, ये क्रमवार तरीके से ऑपरेशन ना करना, ये भी दुर्घटना को जन्म देते हैं। जैसे चेन ड्रिलिंग करने के बाद वेब चीजल के द्वारा उसको चेन ड्रिलिंग को काटना, किंतु डायरेक्ट ड्रिल की दूरी अधिक कर देना और फिर वेब चीजल के द्वारा उस ड्रिल को काटना, ये भी दुर्घटना को जन्म देता है। इस प्रकार प्रॉपर ऑपरेशन ना करना, ये भी दुर्घटना को जन्म देता है। एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे ड्रिल के द्वारा जैसे किसी कंपोनेंट पार्ट पे या किसी जॉब पर हमें होल करना है तो सबसे पहले हमें सेंटर पंच के द्वारा उस पर पंच कर देना चाहिए, जिससे कि ड्रिल का वेब उस स्थान प्रॉपर स्थान पर बैठ जाए और फिर हमें ड्रिल स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन उसका उपयोग ना करना, यानी प्रॉपर ऑपरेशन हमने प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं किया तो वो ड्रिल स्लिप करेगा तो दुर्घटना को जन्म देगा। दुर्घटना में या तो हमें स्वयं को चोट लगेगी या हमारे औजार खराब हो जाएंगे। इस प्रकार प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन का ना होना भी दुर्घटना को जन्म देता है। अगला आता है श्रमिक की मानसिक दशा का ठीक ना होना। कार्य करते समय पूरा माइंड प्रेजेंट होना चाहिए। श्रमिक के दिमाग में किसी प्रकार की उलझन या मानसिक दबाव या कोई बाहरी सोच ऐसी नहीं होना चाहिए कार्य करते समय जो उसके कार्य को इफेक्ट कर सके या उसके कार्य पर दुष्परिणाम डाल सके। अब कहने का आशय है कि श्रमिक का मन और शरीर दोनों उपस्थित होना चाहिए।
अकेला शरीर उपस्थित है और मानसिक तरीके से कुछ और चीज़ वो सोच रहा है, तो निश्चित ही वह दुर्घटना को जन्म देगा। अतः श्रमिक को शरीर के साथ साथ मानसिक उपस्थिति भी पूर्ण एकाग्रता के साथ उस कार्य को करना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना जन्म लेगी। श्रमिक द्वारा कार्य के अनुसार उचित औजार का प्रयोग न करना, अर्थात श्रमिक द्वारा कार्य के अनुसार उचित औजार का प्रयोग न करना। जैसे हमें स्क्रू ड्राइवर के द्वारा किसी स्क्रू को टाइट करना है, स्क्रू ड्राइवर हमारा कहीं दूर रखा हुआ है, तो उसको उठाने के झंझट से बचने के लिए हम किसी टूटी हुई ब्लेड के द्वारा स्क्रू को टाइट करें, या रखे हुए ट्राई स्क्वायर या इंजीनियर स्क्वायर की ब्लेड से उस स्क्रू को टाइट करने की कोशिश करना, या किसी शार्प चीज़ से उस चीज़ को टाइट करने की कोशिश, यानी प्रॉपर चीज़ जो उसके लिए बनी हुई है उसके अलावा किसी अन्यत्र चीज़ का उपयोग करना। जैसे या किसी बड़े स्पैनर में गैप को मेंटेन करते हुए किसी बोल्ट को खोलने के लिए उस गैप में पत्तियों का लगाना, टूटी हुई ब्लेडों का लगाना और फिर उसको खोलने का प्रयास करना, ये भी दुर्घटना को जन्म देता है। और कहने का आशय है कि श्रमिक द्वारा और ठीक प्रकार के औजार का प्रयोग न करना इस दुर्घटना को आमंत्रण देता है। अगला है उत्पादित पुर्जों को सही स्थान पर न रखना। अब कहने का मतलब है कि यदि हम किसी भी प्रोडक्शन को, जो हमारा प्रोडक्शन है उसको, या जो हम अपने टूल्स इक्विपमेंट्स हैं उनको प्रॉपर स्थान पर नहीं रख रहे हैं, तो ये भी दुर्घटना को जन्म देते हैं। वर्कशॉप में बिजली और लाइट की व्यवस्था ठीक ना होना, यानी लाइट और रोशनी, लाइट मीन्स रोशनी, और बिजली यानी बिजली मीन्स इलेक्ट्रिक, इसकी व्यवस्था यानी उचित प्रकाश का और लाइट का प्रबंध ना होना, ये भी दुर्घटना को जन्म देता है। क्योंकि अगर लाइट यानी ट्रांसपेरेंसी, दिखने वाला आइटम नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा सही, तो वो भी दुर्घटना को जन्म देगा। और अगर लाइट की व्यवस्था हमारी ठीक नहीं होगी तो कहीं तार या क्लैंप या लूज स्पार्किंग होगी, तो वो भी दुर्घटनाओं को जन्म दे सकती हैं। उससे विद्युत की दुर्घटना घटने के भी चांस होते हैं, हमारी मशीन फॉल्टेड होने के भी चांस हो सकते हैं, मोटर या अन्य जो मशीनें हैं वोल्टेज अप डाउन होने पर भी दुर्घटना घट सकती है, शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने का भी खतरा बढ़ सकता है, या कम दिखने से या कम रोशनी वाले काम करने से कम रोशनी में काम करने से प्रॉपर ऑपरेशन नहीं दिखेगा कि किस प्रकार के औजारों का उपयोग कर रहे हैं, उनमें टूल्स इक्विपमेंट्स प्रॉपर हैं या नहीं हैं। तो लाइट एंड इलेक्ट्रिक दोनों का, यानी रोशनी का और लाइट का की सुव्यवस्था का होना, ये होना चाहिए, अन्यथा इन दोनों की अनुपस्थिति में भी दुर्घटना घटित हो सकती है। श्रमिक की अनुशासन की कमी का होना, श्रमिक या कारीगर की अनुशासन में कमी के होने के कारण भी दुर्घटना घटित हो सकती है। जैसे कोई कारीगर अपने पूरे तरीके से वर्कशॉप के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, मोटे तल वाले जूते, लंबे बाल को आवृत करके रखना, घड़ी या मफलर आदि नहीं पहनना, फुल बाजू वाली या ढीले कपड़े पहन के कार्य करना, ये अनुशासन में आता है, वर्कशॉप के अनुशासन में। तो वर्कशॉप की उचित पहनावे का और उचित अनुशासन का पालन ना करने से भी दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। इसलिए
हमें कार्य करते समय श्रमिक को अनुशासन का पालन करना चाहिए जिससे दुर्घटनाएं घटित ना हो। सुरक्षा नियम कहा गया है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसीलिए हमें पूर्ण सावधान रहते हुए आगे कार्य करना चाहिए और वर्कशॉप में प्रवेश करना चाहिए। सामान्य सुरक्षा नियम, सामान्य सेफ्टी प्रिकॉशन। श्रमिक को अपने कार्य के लिए पूर्ण जानकारी कर लेना चाहिए, अर्थात श्रमिक को अपने कार्य के बारे में पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। यदि संदेह हो, यदि किसी प्रकार का कोई संदेह हो उस काम को करने के बारे में, तो अपने से वरिष्ठ अधिकारी या अपने से वरिष्ठ कर्मचारी जो उस काम के बारे में जानता हो, जो वहाँ की नॉलेज रखता हो, उससे उसे पूछ लेना चाहिए। पूछ लेने में कोई इंसल्ट नहीं होती है। इसलिए तो इससे ये नियम है, द फैक्ट, सुरक्षा का नियम है ये कि यदि किसी कार्य के बारे में हमें जानकारी नहीं है तो उस कार्य के बारे में हमें जानकारी कर लेना चाहिए। यदि नहीं है, हमें कोई संदेह है, तो हमें अपने से वरिष्ठ अधिकारी से पूछ लेना चाहिए। अपने कार्यस्थल को हमेशा साफ एवं स्वच्छ रखें। कार्यस्थल पर गंदगी नहीं फैलाएं। जैसे कोई भी मशीन आप चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे छीलन, लोहे के टुकड़े, स्क्रैप मटेरियल, उन्हें प्रॉपर एक जगह उनके स्थान पर रखा हुआ होना चाहिए। टूल अलग स्थान पर रखे हुए होना चाहिए। जो औजार हैं, उनके साथ काम करने वाली एसेसरीज है, वो उसके साथ होना चाहिए। रख रखाव उसका अच्छा होना चाहिए, इससे दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। कार्य करते समय प्रत्येक श्रमिक को वर्कशॉप की चुस्त फिटिंग वाली पोशाक पहननी चाहिए। अर्थात वर्कशॉप में जब कोई व्यक्ति कार्य करता है, कोई कारीगर कार्य करता है, तो उसे उपयुक्त चुस्त फिटिंग वाली, यानी ना ज़्यादा ढीली हो ना ज़्यादा टाइट हो, यानी चुस्त फिटिंग वाली, जिससे कि कोई भी राउंड या मूवमेंट पार्ट में हमारे या कारीगर के कपड़े फंसे नहीं और दुर्घटना से बचें। इसलिए स्लिम फिट वाली पोशाक को पहनकर कार्य करना चाहिए। यदि बाल लंबे हैं तो उन्हें टोपी पहनकर या हेलमेट पहनकर उन्हें आवृत कर लेना चाहिए। मफलर, टाई, घड़ी आदि पहनकर मशीन पर कार्य नहीं करना चाहिए। वर्कशॉप में कार्य करते समय आँख के बचाव के लिए, वर्कशॉप में कार्य करते समय आँख के बचाव के लिए सेफ्टी गॉगल्स का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। बिना जानकारी के किसी भी मशीन को नहीं छूना चाहिए। हमें जिस मशीन के बारे में जानकारी नहीं है, हमें उस मशीन को ना तो छूना चाहिए, ना चालू करना चाहिए, ना बंद करना चाहिए। वर्कशॉप में प्रवेश करते समय किसी योग्य व्यक्ति के संरक्षण में हमें वर्कशॉप के अंदर जाना चाहिए और प्रवेश करना चाहिए। सीढ़ी का उपयोग करते समय धरातल पर अच्छी तरह से रुकावट लगाकर प्रयोग में लाना चाहिए। किसी कारणवश यदि दुर्घटना घटित हो जाती है, यदि किसी कारणवश दुर्घटना घटित हो जाती है, तो हमें इसकी सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देना चाहिए। वर्कशॉप में कार्य करते समय यदि कोई भी दुर्घटना घटित हो जाती है, तो सबसे पहले हमें तुरंत अपने से बड़े अधिकारी या कर्मचारी को इसकी सूचना देनी चाहिए और फर्स्ट एड के लिए कारीगर को ले जाना चाहिए। इस प्रकार से ये सामान्य सेफ्टी, जनरल सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो यदि हम करते हैं तो दुर्घटनाओं से बचाव किया जा सकता है। अब बात आती है कि हैंड टूल्स यानी हस्त औजारों से क्या सुरक्षा सावधानियां करनी चाहिए। हस्त औजार कार्य
क्रिया के अनुसार सही औजारों का प्रयोग हमें करना चाहिए। हैंड टूल्स का उपयोग करते समय कार्य क्रिया के अनुसार सही औजारों का हमें प्रयोग करना चाहिए। खराब औजारों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। बिना हैंडल के फाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। टूटे या ढीले दस्ते वाली रेती या हैमर का उपयोग नहीं करना चाहिए। स्टील रूल को कभी स्क्रू ड्राइवर की तरह उपयोग में नहीं लाना चाहिए। सदैव ठीक साइज के स्पैनर का उपयोग करना चाहिए। सूक्ष्म मापी यंत्रों को, मेजरिंग टूल्स को कटिंग टूल्स से अलग रखना चाहिए। सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो कार्य क्रिया है उस ऑपरेशन में कौन से टूल्स यूज होना है, कौन से मेजरिंग टूल्स यूज होना है, इनकी एक सूची बनाकर इन्हें सदैव पृथक पृथक रखते हुए कार्य करना चाहिए और कार्य समाप्ति के बाद इनको पहुंचकर इनके उपयुक्त स्थान पर इन्हें रख देना चाहिए। मशीन, अब हम बात करते हैं कि मशीन पर जब हम कार्य कर रहे हैं तो हमें क्या सुरक्षा सावधानियां उपयोग में लाना चाहिए। तो मशीन का उपयोग करते समय में हमें निम्नलिखित सुरक्षा सावधानियों का प्रयोग में लाना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहला है, मशीन पर कार्य करने से पहले हमें यह जानकारी कर लेना चाहिए कि यह मशीन किस बटन से बंद होती है, किस बटन से चालू होती है। अर्थात हमें यह जानकारी पूर्णतः कर लेनी चाहिए कि यह मशीन किस स्विच से स्टार्ट होगी और किस स्विच से ऑफ होगी या बंद होगी। दूसरा, मशीन पर कार्य करते समय चिप्स को हाथ से साफ नहीं करना चाहिए। यानी जिस भी मशीन पर हम जो काम कर रहे हैं उस पर जो वेस्टेज रिमूवेबल मटेरियल निकल रहा है उसको कभी हाथ से साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिप्स या मतलब रिमूवेबल मटेरियल हाथ में लगने से दुर्घटना घटने की चांस रहेंगे। उन्हें उपयुक्त ब्रश वगैरह से या प्रॉपर साफ करने वाले ब्रश से ही साफ करना चाहिए। इसके अलावा है, मशीन चालू करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो व्यक्ति खड़े हुए हैं यह मूविंग पार्ट के आसपास तो नहीं खड़े हुए हैं। कोई लूज पार्ट या कोई इस प्रकार का रूटीन मेंटेनेंस वर्क किए बगैर हम कोई मशीन चालू तो नहीं कर रहे हैं। उनके प्रायः नट बोल्ट सभी चीज़ें जो मूवेबल हैं उनको विशेष ध्यान रखते हुए, उन पर नज़र रखते हुए, उनको टेस्ट करते हुए उसके पश्चात उन्हें स्टार्ट करना चाहिए, चालू करना चाहिए। इसके बाद आता है, कभी भी चालू मशीन को साफ नहीं करना चाहिए। या हमारी कोई मशीन चालू है, हमें कोई मेजरमेंट लेना है तो हम चालू मशीन पर मेजरमेंट कभी नहीं लेना चाहिए। इससे दुर्घटनाएं घटित होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। मशीन पर कार्य करते समय हमें सेफ्टी गॉगल्स जरूर पहनना चाहिए। यदि सेफ्टी गॉगल्स अवेलेबल नहीं है या आपका तुरंत कोई काम कर रहे हैं सेफ्टी गॉगल्स, तो कोई हेलमेट वगैरह इस टाइप का पहन लेना चाहिए, जिससे कि हमारे चिप्स वगैरह आँख में ना जाए। भारी कार्य करते समय जैसे कोई बड़ा कोई वेल्डिंग कर रहे हैं या कोई रेज ग्राइंड कर रहे हैं या ग्राइंडर मशीन का उपयोग आप कर रहे हैं कटिंग करने के लिए, तो अवश्य आपको हेलमेट या बड़ा वाला सेफ्टी गॉगल्स उपयोग में लाना चाहिए और हैंड ग्लोव्स भी उपयोग में लाना चाहिए। इस प्रकार
हम अगर सुरक्षा सावधानियों का ध्यान रखेंगे तो मशीन चलाते समय हमारी सुरक्षा सावधानियाँ हमारे लिए विशेष महत्व रखती हैं और इससे दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं और दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। अतः आगे अब आती है बात इलेक्ट्रिक या पावर से किस प्रकार से हम सुरक्षित रह सकते हैं या किन बचाव के तरीकों से हम लाइट से या इलेक्ट्रिकल से क्या हम सुरक्षा सावधानी हमें रखना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले यदि बिजली की पावर में कोई खराबी हो तो इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देना चाहिए। लाइट से संबंधित यदि आपका काम नहीं है तो यदि और इससे कोई संबंधित कोई फॉल्ट आता है तो आप इसकी सूचना आप अपने वरिष्ठ अधिकारी को, कर्मचारी को दीजिए, जिससे कि वो इसको प्रॉपर तरीके से योग्य और कुशल मिस्त्री के द्वारा इस समस्या को सुलझा सके। आप स्वयं ठीक करने में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। नंबर 2 है, बिजली के नंगी तारों को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। जैसे कोई ज्वाइंट है, कोई कट है, यदि वहाँ पे टेप नहीं लगा हुआ है, सीधा ज्वाइंट दिख रहा है तो उसको तुरंत आप टेपिंग करवाएं, उस पर इंसुलेटर उस पर चढ़वाएं या किसी भी प्रकार से उसको आवृत करवा दें, जिससे कि करंट लगने का खतरा ना बना रहे। या डायरेक्ट कोई तार, ऐसा ओपन इंसुलेटर वाला तार जिस पर इंसुलेटर नहीं चढ़ा हुआ है वो डला हुआ है, और इस प्रकार के तार से बचाव करना चाहिए, नहीं तो ये दुर्घटना को जन्म देता है। यदि बिजली का प्लग वगैरह टूट जाए तो उसे बदलवा लेना चाहिए। यानी प्रॉपर तरीके से कोई मशीन या कोई कोई मशीन हम चला रहे हैं, यदि उसका प्लग वगैरह टूट जाए तो डायरेक्ट तार का उपयोग करते हुए हमें उसको उपयोग में नहीं लाना चाहिए। हमें प्रॉपर तरीके से उसका प्लग लगवाकर उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे प्रॉपर पावर कनेक्ट होगी और हमें किसी भी प्रकार की दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अंत है कि हमें बिजली ठीक करने की अनुमति केवल कुशल मिस्त्री को ही देनी चाहिए। हमें स्वयं या किसी अकुशल या अर्धकुशल मिस्त्री से मशीन या बिजली का काम नहीं करवाना चाहिए। ये भी दुर्घटना को जन्म देता है। इसके अलावा हम कोई अन्य सुरक्षा की बात करते हैं तो भार उठाते समय हमें क्या सुरक्षा सावधानियां इस्तेमाल में ले आना चाहिए। नंबर 1, किसी ऐसे बोझ को उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जो कि शरीर की नसों में तनाव पैदा कर सके। अर्थात ऐसा कोई भी भार हमें नहीं उठाना चाहिए जो हमारी कैपेसिटी से बाहर हो। नंबर 2, उठाकर ले जाने वाली सामग्री या मटेरियल का संचालन पूर्णतः कर लेने के बाद उसे उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि वो आपकी सामर्थ्य से बाहर है तो हमें किसी अन्यत्र व्यक्ति से सहायता मांग लेनी चाहिए। यदि कोई सामग्री ज़्यादा भारी है तो हमें ट्रॉली का उपयोग करना चाहिए। भार उठाते समय इस बात का पूर्ण ध्यान हमें रखना चाहिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाने वाली सामग्री के बीच में कौन कौन सी रुकावटें हैं, उन रुकावटों का संचालन करते हुए हमें भार को उठाना चाहिए। इसके अलावा किसी बोझ को उचित ढंग से उठाने के लिए जितना नज़दीक से उस बोझ को झुककर अपनी पीठ को सीधा रखते हुए बोझ को मजबूती से पकड़कर उठाना चाहिए, अन्यथा आपकी नसों पर तनाव आएगा और आप की कमर में या पैरों में दर्द हो जाएगा, आपकी मसल स्ट्रेस में आ जाएगी।
सदैव उचित प्रकार के लिफ्टिंग डिवाइस का उपयोग करना चाहिए। यदि भार ज़्यादा भारी है तो हमें उचित प्रकार की ट्रॉली या भार उठाने वाले संयंत्र का प्रयोग करना चाहिए। वर्कशॉप में जब हम किसी भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हों तो हमें यह देख लेना चाहिए कि तेल, ग्रीस या अन्य कोई सामग्री रुकावटें रास्ते में तो नहीं पड़ी हुई हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें साफ करवा लेना चाहिए। अतः भार उठाते समय इन सभी सुरक्षा सावधानियों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि फिटर के इंट्रोडक्शन और सामान्य सुरक्षा सावधानियां और मशीनों से सुरक्षा सावधानियां, इलेक्ट्रिक से पावर से सुरक्षा सावधानियां, ये आदि आपको भविष्य में ये वीडियो आपके लिए सहायक होगी। धन्यवाद।